हेलो बच्चों, मैं हूं अभय सर और आज आप लोगों का एक एमसीक्यू वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है और इस वीडियो में आप लोगों को हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और इसमें से आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन आते भी होंगे, ऐसा नहीं है। और जो नहीं आते बस एक बार आप लोग देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो जाएंगे, दोबारा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारी कंपटीशन परीक्षाओं में और तुम्हारी बोर्ड परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं और बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। तो चलिए आप लोग भी एक क्वेश्चन करते जाइएगा, देखते जाइएगा कि आप लोग को कितने क्वेश्चन आते हैं। जितने आंसर आप लोगों को पता हो टोटल देखने के बाद इसे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में सही आंसर के नंबर लिख सकते हैं कि आप लोगों को कितने आंसर आते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सहायक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? हार्मोन होता है। ये हार्मोन किस लिए सहायक है? तो ये हार्मोन तुम्हारा डिम्बोत्सर्जन, भ्रूण प्रत्यारोपण, दुग्ध स्रावण। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये महिलाओं में स्रावित होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम, यानी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव में सहायक है। किसमें सहायक है? प्रसव में सहायक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांप के काटने के स्थान पर हमेशा किस प्रकार का निशान होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, दांत का निशान, डंक के निशान, पूंछ के निशान, जीभ का निशान। तो सांप के काटने के स्थान पर हमेशा निशान कैसा होता है? दांत के निशान। 2 दांत होते हैं, उनके दांत के निशान दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस मौसम में नेत्र संक्रमण बढ़ जाता है? यानी तुम लोग बता सकते हो आँखों की बीमारी जो होती है, इन्फेक्शन जो होता है आँखों में, वो किस मौसम में सबसे ज़्यादा होता है? नंबर 1 गर्मी में, सर्दी में, मानसून में, पतझड़ में। तो ठीक है, तो ये वाला जो आँखों का इन्फेक्शन होता है ये मानसून सत्र में ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि तब मॉइस्चर बढ़ता है, नमी बढ़ती है, नमी के कारण इन्फेक्शन वायरल फैलता है। ठीक है, तो मानसून में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्न्याशय, यकृत, पिट्यूटरी, थायराइड। ठीक है, तो इसको यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, जिसे लीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, मांसपेशियां किस प्रोटीन की बनी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 5, मांसपेशियां किस प्रोटीन की बनी होती हैं? तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। अगला आपका हो गया एक्टिन और मायोसिन। अब अगला क्वेश्चन है, गैस की तकलीफ में प्रयोग करते हैं। गैस होती है, एसिडिटी होती है, तो गैस में कौन सा? पैरासीटामॉल, सिट्रीजिन, इनोब्रुफिन। तो यानी इनो का यूज़ करते हैं। अगर गैस होती समस्या होती है तो किसका यूज़ करते हैं? इनो, यानी ऑप्शन नंबर 3। डिमेंशिया, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया होता है याददाश्त से, खेल से, भोजन से, बजारीकरण से। यानी डिमेंशिया जो होता है ये जब इंसान की एज बढ़ने लगती है, जब यानी वो बुढ़ा होने लगता है, यानी 60 साल, लगभग 70 साल पहुंच जाता है, तब उसकी क्या होती है? याददाश्त में कमी आने लगती है। क्या होती है? याददाश्त में कमी होने लगती है, इसे डिमेंशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमेंशिया। गांव की भाषाओं में बोलते हैं सठिया आ जाना, गांव में कहते हैं क्या? सठिया आ गए। तो वही डिमेंशिया में क्या होता है? याददाश्त ली जाती है, यानी इंसान सारी चीज़ें भूलने लगता है एज के साथ। तो ये किससे जुड़ा है? याददाश्त से। अब उसके बाद आता है सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर, SUD है। SUD क्या है? अनुपचारित मानसिक विकार, उपचारित मानसिक विकार, अनुपचारित शारीरिक विकार, उपचारित शारीरिक विकार। ठीक है, तो सबस्टेंस SUD डिसऑर्डर, ये तुम्हारा विकार जो है वो मानसिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानसिक से संबंधित है। और इस विकार में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी औषधि का आदी हो जाता है, यानी उसको उस औषधि की दवा की आवश्यकता ना हो मगर उसका सेवन वो करता रहे, उसके कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं SUD। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपचारित मानसिक विकार। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक विकारों को वर्गीकृत करने की योजना जो भारत में प्रयोग होती है। ठीक है, तो मानसिक विकारों को वर्गीकृत करने के लिए मानसिक विकारों को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है, अलग अलग होते हैं, तो इनकी योजना को किसमें वर्गीकृत करते हैं भारत में? तो
ICD ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी पूरे विश्व में इससे ICD-10 से वर्गीकृत करते हैं, और इंडिया में DSM-5 यानी DSM-5 से और ICD दोनों से ही व्यक्त करते हैं। इंडिया में मानसिक विकारों को दोनों से वर्गीकृत किया गया है, ICD-10 से भी और DSM-5 से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब उसके बाद आता है ट्राई एज के अनुसार लाल रंग रोगी के अवस्था को दर्शाता है। लाल यानी खतरा, ठीक है। तो लाल रंग किस अवस्था को, यानी ट्राई एज एक नियम है, इस ट्राई एज नियम के अनुसार लाल रंग किस रोगी को दर्शाता है, किस अवस्था के? गंभीर चोट, आपातकाल, सामान्य मृत, यानी गंभीर चोट को दिखाता है। किसको दिखाता है? गंभीर चोट। लाल रंग जो होता है ये काहे को दिखाएगा? गंभीर चोट को दिखाएगा। अब उसके बाद मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन संवाहक, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का संवाहन यानी ऑक्सीजन को ले जाने ले आने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करता है हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर C। अब उसके बाद आता है हृदय की पेशियाँ कहलाती हैं। कॉमन सी बात है, हृदय की पेशियाँ स्केलेटल, विसरल, स्मूथ, कार्डियक। तो क्या कहते हैं? कार्डियक कहलाती हैं। हृदय की पेशियाँ क्या कहलाएंगी? कार्डियक, क्योंकि हृदय रोग को कार्डियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है और हृदय की पेशियाँ कार्डियक कहलाती हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाती है। युग्मक बनने की क्रिया यानी युग्मक के जन्म लेने की क्रिया। तो युग्मक जन्म लेंगे तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? युग्मक जनन। युग्मक के बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक जनन, यानी ऑप्शन नंबर C। स्त्रियों में गर्भावस्था का पूर्ण समय होता है, सबको पता है 9 मंथ होता है, या हफ्तों में देखेंगे तो 40 हफ्ते, तो इसको 38 से 40 हफ्ता यानी पहला ले सकते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक मानसिक विकार के लिए उत्तरदायी है? मानसिक विकार के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाँ, ये चीज़ हमें गौर करनी होगी, कभी कभी नहीं को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कारक मानसिक विकार के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी मानसिक बीमारियों के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? अकेलापन बिल्कुल है, अगर अकेले रहेंगे तो मानसिक विकार हो सकता है। अनिंद्रा भी है, धमकाना डराना भी है, शहरी जीवन यानी शहरी जीवन नहीं है, हम शहर में रहते हैं तो कोई जरूरी नहीं मानसिक विकार से हो, मगर कोई अगर हमें डरा रहा है तो मानसिक रोगी हो सकते हैं, नींद नहीं पड़ रही है तब भी हो सकते हैं, और अकेलेपन में रहते हैं तब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मानसिक रोगी यानी शहर में रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी कहाँ पर की जाती है? घाव को रोकने के लिए, घाव पर दबाव के लिए, रुधिर बहाव को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है, तो सूखी पट्टी जो की जाती है वो घाव को रोकने के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए भी की जा सकती है। तो मगर इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे, किसको? घाव को रोकने के लिए। सूखी पट्टी काहे लिए की जाती है? घाव को रोकने के लिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का नेतृत्व करता है। कौन नेतृत्व करता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का? तो ये भारतीय संस्था है, केंद्रीय संस्था है, तो इसका प्रबंधन नेतृत्व करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। NDMA का नेतृत्व करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। LPG के रिसाव के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? LPG के रिसाव के समय निम्न में से क्या करना चाहिए? बिजली चालू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजली चालू कर दोगे तो और खिड़की बंद कर दें? खिड़की बंद नहीं करनी है। खिड़की खोल दें? हाँ, खिड़की खोल देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? खिड़की खोल देना चाहिए। मेज़ के नीचे छिप जाए, छिपो तो बिल्कुल ही मत। खिड़की खोल दो, दरवाजे खोल दो, पर्दे जो भी हैं ओपन कर दो, हवा को क्रॉस होने दो। ठीक है, LPG रिसाव में ये सब किया जाता है। तो उसके बाद खिड़की को खोल देते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? जिला आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? अब ये जिला आपदा, जिला पूछ रहे हैं तो हमें कॉमन सेंस लगाना है। जिला में क्या होता है? मेयर जिले का होता नहीं है। कलेक्टर हाँ, कलेक्टर जिले का होता है। कुलपति विश्वविद्यालय से संबंधित है, प्रधानाचार्य स्कूल से संबंधित है। तो इसमें बोला है जिला आपदा प्रबंधन, यानी इसका ऑप्शन होगा कलेक्टर, यानी B ऑप्शन। कौन सा होगा? B। अब उसके बाद आते हैं, विद्युत झटके से बचाव के समय सुनिश्चित कर लें। विद्युत झटके से बचाव के समय सुनिश्चित कर लें, यानी जब हमें करंट लगने से पहले हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए?
विद्युत स्रोत बंद हो, बिल्कुल विद्युत स्रोत बंद कर देने चाहिए, जगह सूखी हो, रबर के चप्पल पहने हो। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है? बिजली का चमकना, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूस्खलन प्राकृतिक है, सुनामी बाढ़ दोनों ये भी प्राकृतिक है, यानी बिजली का चमकना प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिजली का चमकना प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि चमकना कोई आपदा नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन सा द्रव विकसित हो रहे भ्रूण के चारों तरफ पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कोई भी भ्रूण जो गर्भ में होता है तो विकसित हुआ जाता है, तो उसके तरफ जो पानी लिक्विड होता है वो कौन सा द्रव होता है? वीर्य तरल, बिल्कुल नहीं, वीर्य तो होगा ही नहीं क्योंकि ये निषेचन के बाद नष्ट हो जाता है। क्षारीय द्रव, ये भी नहीं। एमनियोटिक द्रव, कौन सा होता है? एमनियोटिक द्रव। ठीक है, चारों तरफ पाया जाने वाला जो द्रव होता हो तो उसे बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। इसकी जांच के लिए एमनियोसेंटेसिस एक जांच होती है, जिससे इस द्रव से पता किया जाता है कि बच्चे में कोई बीमारी है या नहीं है, यानी बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक द्रव होता है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 23 क्वेश्चन, शिशु के जन्म के समय गर्भ संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन सा हार्मोन ऐसा उत्तरदायी होता है? एस्ट्रोजन, बिल्कुल नहीं, नर हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन दूध के लिए है। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस के लिए है, मेल हार्मोन है। और शिशु जन्म मादा देती है तो मादा के लिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है, जिसके कारण शिशु का प्रसव आसानी से हो जाता है। तो कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सीटोसिन। अब किडनी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन, बिल्कुल नहीं, ये तंत्रिका तंत्र है। इंट्रॉन भी नहीं, एक्सान भी नहीं है, यानी नेफ्रॉन है। किडनी में छोटे छोटे जो होल्स पाए जाते हैं जिनसे ब्लड उसका क्या बोलते हैं, यूरिन का फिल्टर होता है, उसे नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। हड्डी का टूटना किस प्रकार की चोट का उदाहरण है? त्वचा हड्डी से कोई मतलब नहीं। नर्म ऊतक, सख्त ऊतक, क्योंकि हड्डी क्या होती है? सख्त होती है, तो इससे हम समझ सकते हैं हड्डी का टूटना क्या है? सख्त ऊतक से संबंधित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा लक्षण मोच का नहीं है? लालिमा, दर्द, सूजन, ठंडक। ठीक है, तो दर्द भी होगी, मोच आएगी, और लालिमा भी हो, सूजन भी होगी, मगर ठंडक नहीं लगेगी। अगर तुम्हें मोच आई है तो ठंडक नहीं लगेगी, यानी ठंडक लक्षण नहीं है। कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए। ड्रेसिंग कुशल, अच्छे से ड्रेसिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें सावधानियां होनी चाहिए? जीवाणु सहित होना चाहिए। क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए। कुशल ड्रेसिंग में क्या सावधानियां होनी चाहिए? जीवाणु सहित होना चाहिए, जर्म सहित होनी चाहिए, गलत। जीवाणु रहित होनी चाहिए, सही है। तैलीय, गीली नहीं होनी चाहिए, न तैलीय होनी चाहिए, न जीवाणु रहित होनी चाहिए। जीवाणु सहित होनी चाहिए, जीवाणु रहित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जीवाणु रहित, यानी ड्रेसिंग में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, जीवाणु रहित होनी चाहिए, जीवाणु फ्री, जर्म फ्री इंग्लिश में बोल सकते हैं। उसके बाद है प्राथमिक उपचार में प्रयोग होने वाली तकनीक। पट्टी, बैंडेज, सीपीआर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक उपचार में प्रयोग होती हैं, पट्टी भी, बैंडेज भी, और सीपीआर। सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट अटैक आने पर इसको दिया जाता है, हार्ट में पंप किया जाता है और मुंह से ऑक्सीजन दी जाती है। अब उसके बाद आता है विभिन्न विद्यालयों में अग्नि आपदा से बचाव हेतु अभ्यास ड्रिल की व्यवस्था की जाती है। अग्नि आपदा की अभ्यास ड्रिल कौन कराएगा? अग्नि आपदा की अग्निशामक कर्मी कराएंगे, यानी जो आग वाले बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं वही ड्रिल कराएंगे, ये अध्यापक और छात्र नहीं कराएंगे। ठीक है, फायर वाले जो होते हैं वो ये ड्रिल कराएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रुधिर का रंग होता है। सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन होता है, जब शुद्ध रुधिर होता है तो उसमें ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर कैसा होता है? लाल होता है। तो ये याद रखना, ऑक्सीजन युक्त रुधिर कैसा होता है? लाल होता है। अब आगे पानी का डर कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। पानी का डर कहलाता है। पानी से कोई डरेगा तो उसे क्या बोलेंगे? पानी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रो, और डर को बोलते हैं फोबिया। तो पानी के डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ये एक बीमारी भी है जो कि कुत्ते के काटने से होती है। हाइड्रोफोबिया एक बीमारी भी है जो कुत्ते के काटने से होती है, जिसे रेबीज बोलते हैं। रेबीज के कारण क्या हो जाता है कि रेबीज का अटैक होने पर रोगी जो होता है वो जल से डरता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। कॉपर टी क्या कार्य है? कॉपर टी का क्या कार्य है?
अधिक शुक्राणु उत्पन्न करना, अधिक अंडाणु उत्पन्न करना, शुक्राणु की गति को रोकना, शुक्राणु की गति को बढ़ाना। तो कॉपर टी क्या करती है? कॉपर टी एक गर्भ निरोधक यंत्र है। कॉपर टी क्या है? गर्भ निरोधक यंत्र है। ये महिलाओं में शुक्राणुओं को जाने से रोकता है। महिलाओं में क्या करता है? शुक्राणुओं को जाने से रोकता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, शुक्राणुओं की गति को रोकता है। अब उसके बाद युवावस्था के दौरान भावनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? मिजाज परिवर्तन बिल्कुल होता है। आक्रामकता बढ़ना ये भी होता है। स्वयं के प्रति सचेत ये भी होते हैं। उपरोक्त सभी यानी युवावस्था होते हैं तो ये सारे परिवर्तन आते हैं। युवावस्था में ये सारे परिवर्तन आते हैं। मिजाज परिवर्तन होता है, आक्रामकता बढ़ती है और स्वयं के प्रति सचेत होते हैं। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यदि आँख में कुछ चला जाता है तो सर्वप्रथम करेंगे साफ पानी से धोएंगे, आँख को बंद करेंगे, आँख को रगड़ेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी साफ पानी से धोएंगे। अगर आँख में कुछ चला जाता है सबसे पहले तो क्या करेंगे? साफ पानी से आँख को धुल लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ORS औसत किस में देंगे? ORS अक्सर किस में दिया जाता है? जब बच्चों में या बड़ों में क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है, यानी पानी की कमी होने लगती है, उल्टी होने लगती है, लैट्रिन पड़ने लगती है, तो क्या कहते हैं? ORS दो, यानी शरीर में पानी की कमी होने पर क्या दिया जाता है? ORS दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन 36। अशुद्ध रुधिर ले जाया जाता है, यानी अशुद्ध रुधिर जो होता है वो बॉडी में किसके द्वारा फ्लो करता है? वो किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अशुद्ध रुधिर ये भी इम्पोर्टेंट है। धमनी द्वारा, सिराओं द्वारा, आंत द्वारा, प्लाज्मा। आंत और प्लाज्मा तो होगा ही नहीं, धमनी द्वारा शुद्ध जाता है और सिराओं द्वारा अशुद्ध, यानी ऑप्शन बी होगा। सिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर ले जाया जाता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है 37। गर्म पानी के गरारे से किसमें आराम होता है? नॉर्मल सी बात है, गरारा हम कब करते हैं? जब हमारे गले में संक्रमण होता है। कहाँ पे संक्रमण होता है? गले में संक्रमण होता है तो हम लोग गरारा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। गाड़ी चलाते समय सुरक्षा हेतु क्या पहनना चाहिए? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। गाड़ी चलाते हैं तो सुरक्षा हेतु हम हेलमेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेलमेट लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे के द्वारा कटने से रक्त बहने पर किसकी सुई लगवाई जाती है? तो लोहे के लगने से टेटनेस होता है, यानी टेटनेस की इंजेक्शन लगवाया जाता है। क्या लगवाया जाता है? टेटनेस की सुई लगवाई जाती है। अब उसके बाद एक कीट डंक की संक्रमण प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी एक कीट अगर डंक मारता है तो संक्रमण की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। दर्द एवं छोटा निशान, सूजन, लालिमा, उपरोक्त सभी, यानी कीट काटता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दर्द होता है, छोटा निशान होता है, सूजन और लालिमा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सभी होंगे। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कहता है? इंसुलिन किस ग्रंथि अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो होता है तुम्हारा किडनी, लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियाज, यानी पैंक्रियाज से स्रावित होता है। पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि होती है, इससे क्या स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, तो इंसुलिन पैंक्रियाज में अल्फा और बीटा ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो बीटा ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब उसके बाद आते हैं, हड्डियों का प्रच्छेदन बिंदु कहलाता है, यानी हड्डियां जहां पर एक दूसरे से हड्डियां जुड़ती हैं उसे बोलते हैं जोड़। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रच्छेदन बिंदु को क्या बोलते हैं? जोड़ या जॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ या जॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद छाती में परेशानी का लक्षण, छाती में परेशानी के लक्षण कैसे होते हैं? छाती में दबाव से। कैसे होंगे? छाती में दबाव, जब चेस्ट में दबाव होता है तब छाती में परेशानी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। CPR में संपीड़न की दर क्या होनी चाहिए? CPR जो दिया जाता है उसमें संपीड़न की दर क्या होनी चाहिए? तो CPR अभी बताया ही तुम लोगों को, सांस रुकने पर, हार्ट अटैक आने पर CPR दिया जाता है। इसकी दर होती है 100 से 120 पर मिनट, यानी 100 से 120 बार 1 मिनट के अंदर CPR में देना चाहिए पंप। ठीक है, CPR की गति कितनी होनी चाहिए 1 मिनट में? 100 से 120। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और उसके बाद अस्थमा एक है। अस्थमा क्या है? श्वसन संबंधित विकार। अस्थमा में सांस फूलती है, सब लोगों को पता होगा। तो अस्थमा किससे संबंधित विकार है? श्वसन संबंधित विकार है। कौन सा पदार्थ बर्र के डंक को उपचारित करने में प्रयोग किया जाता है? बर्र यानी मधुमक्खी, बर्रैया, यही जो काटती हैं। तो कौन सा पदार्थ उपचारित किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सा किया जाएगा?
हाइड्रोजन पराक्साइड। गांव में कुछ लोग सिरका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसका यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन पराक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। नाक से बहते रक्त को रोक सकते हैं किसके द्वारा? इंतजार करें, बिल्कुल नहीं। नाक को चुटकी काटें, नहीं। कुछ पीने को देकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। रुई नाक के अंदर रख के, हाँ, अंदर नाक के अंदर क्या कर दें? रुई रख दें तो रोका जा सकता है। डिटॉल का प्रयोग करते हैं कटने पर। डिटॉल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? कटने पर। जब कहीं कट उठ जाता है तो उसमें डिटॉल लगा लेते हैं, इन्फेक्शन ना हो। और सूजन आने, जलने, सभी भी हो सकता है उसे कटने पर, ठीक है। गर्भ का समापन कहलाता है गर्भपात। गर्भ का समापन क्या कहलाएगा? गर्भपात कहलाएगा। भोपाल गैस त्रासदी एक उदाहरण, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी एक उदाहरण है। प्राकृतिक आपदा बिल्कुल नहीं। मानव निर्मित आपदा, कृत्रिम आपदा, उपरोक्त सभी। तो ये है मानव निर्मित आपदा, क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी में MIC मेथिल आइसोसाइनाइड का एक संयंत्र बनाया गया था जिससे गैस लीक हो गई थी। यानी ये मानव निर्मित, मानव के द्वारा हुई आपदा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मानव निर्मित आपदा, ठीक है। भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है? यानी मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 निलय और 2 अलिंद, यानी कुल मिला के 4 चैम्बर्ड होता है। बिना हाथ धोए खाना खाने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया मच्छर के काटने से होती है, ग्लूकोमा नेत्र की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए होगी, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी बिना हाथ धोए खाने से होने की संभावना होती है। डेंगू तो मच्छर से होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक उपचार का है? जीवन संरक्षण, घायल स्थिति की ओर खराब होने से रोकना, पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देना, यानी सारी चीज़ें हैं प्राथमिक उपचार में। ये सारे सुझाव करने चाहिए, सारे कार्य करने चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको कभी गड़बड़ मत करना। सामान्य परिस्थिति में स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, ये 120 से 80 होता है, यानी BP, नॉर्मल BP क्या होती है? ब्लड प्रेशर 120 से 80 होती है, ठीक है। मैक्सिमम 180 और 120 और मिनिमम 80 होती है, ठीक है, नॉर्मल, ये याद रखना। अब उसके बाद आता है श्वेत रुधिर कणिकाएं किस प्रक्रिया में सहायक होती हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं पाचन में, नहीं। शरीर जल संतुलन, श्वसन, रक्त का थक्का जमना। वैसे तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, मगर अब एक ऑप्शन तो तुम्हें लगाना ही होगा, तो इसमें रक्त का थक्का जमा लो, क्योंकि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो वैसे ये तो 3 होंगे, इन्हें रक्त का थक्का जमना थोड़ा सा हो सकता है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन मारेंगे इसमें। CPR कब दिया जाता है? पेट दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द, दिल की धड़कन रुकने पर। अभी बताए हैं, दिल की धड़कन रुकने पर, हार्ट अटैक आने पर CPR दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4। हाथ धोने के लिए चिकित्सीय रूप से निर्धारित समय क्या है? 20 सेकेंड। डॉक्टर के हिसाब से 20 सेकंड तक हाथ धुलना चाहिए, कम से कम 20 सेकंड, ठीक है। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन। आगे आते हैं, किसी व्यक्ति को कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार देना चाहिए? पट्टी प्रयोग करनी चाहिए, तेल का प्रयोग करना चाहिए, घाव को साबुन पानी से धोना चाहिए, ठीक है। तो घाव को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए, क्योंकि कुत्ते का वायरस ब्लड में ना फैले, इसलिए घाव को क्या करना चाहिए? साबुन पानी से धोना चाहिए। उसके बाद नक्सीर में सिर की स्थिति क्या होनी चाहिए? यानी नाक से अगर खून गिरता है या निकलता है तो सिर की स्थिति क्या करनी चाहिए? बाईं तरफ, दाईं तरफ, आगे की ओर, पीछे की ओर करनी चाहिए, क्योंकि दाईं तरफ करोगे दाईं तरफ निकलेगा, बाईं तरफ करोगे बाईं तरफ, यानी सिर की स्थिति किधर करनी चाहिए? पीछे की ओर करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्रिकोणीय पट्टी का एक भाग है? त्रिकोणीय पट्टी जो होती है ये घायल अवस्था में दी जाती है, तो इसका एक भाग कौन सा था? मध्य भाग, निचला भाग, सर्वोच्च भाग, यानी तीनों भाग होते हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। अब उसके बाद आते हैं, धूम्रपान निम्नलिखित किस अंग को प्रभावित करता है? सीधी सी बात है, सिगरेट पेपर, इसमें सब में प्रचार भी आता है टीवी पेपर में, सिगरेट पीने से यानी धुआं करने से फेफड़े खराब होते हैं, यानी धुआं, धूम्रपान फैलाने से क्या होता है?
फेफड़े खराब होते हैं। अब उसके बाद बंद कमरे में कोयला जलाने से दम घोटू गैस उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। अगर बंद कमरे में हम कुछ जलाकर सोते हैं तो क्या होता है, दम घुटता है, चाहे हीटर जलाएं या कुछ भी जलाएं, ठीक है। तो उससे क्या बनती, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए कभी भी बंद कमरे में कुछ जलाकर नहीं सोना चाहिए, चाहे हीटर हो या ब्लोअर हो या मॉर्टिन। अब उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन युक्त रुधिर से शरीर तक पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन वाला रुधिर जो होता है वो शरीर में कौन पहुंचाता है, ऑक्सीजन वाला रुधिर शरीर में धमनियां पहुंचाती हैं। कौन पहुंचाता है, धमनियां, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी रुधिर वाहिका, सबसे छोटी क्या होती है, कैपिलरी, जिसे बोलते हैं वाहिका। सबसे छोटी कौन सी होती है जो रुधिर को ले जाती है, वो होती है वाहिका। हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में कैपिलरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 206 हड्डियां, ये तो सबको पता ही है। मनुष्य में पाई जाती हैं कितनी हड्डियां, 206 हड्डियां। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। अब कूल्हे को जोड़ उदाहरण है, कूल्हे का जोड़ उदाहरण है, यानी कूल्हे जो पीछे वाले बैकबोन में हड्डियां जुड़ी होती हैं वो कूल्हे होते हैं। हिप, हिप पीछे का जोड़ का उदाहरण है। कौन सा जोड़ है, इसका होता है बाल सॉकेट जोड़। कौन सा होता है, बाल सॉकेट जोड़, यानी कंदुक खलिका जोड़ का। किसका होता है, इसमें बाल सॉकेट जॉइंट देख सकते हो, या कंदुक खलिका जोड़ का। अब उसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता मांसपेशियों की है। शरीर का आकार बनाए रखना, बिल्कुल सही है। शरीर के अंगों की सुरक्षा करना, संचालन करना, ठीक है। तो ये सारे काम मांसपेशियों के ही होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन विद्युत संवेदना को मस्तिष्क से शरीर तक ले जाता है। इसमें पूछा गया है विद्युत संवेदना को, यानी हमारे अंदर जो इम्पल्स होती हैं वो मस्तिष्क से शरीर तक कौन ले आता है। स्टर्नम नहीं, लिम्फ नहीं, एक्सॉन नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये काम करता है न्यूरॉन। किसका काम होता है, न्यूरॉन का काम होता है लाना। इसमें एक्सॉन दिया गया है, ठीक है। अगर इसमें उपरोक्त में से कोई ना होता तब एक्सॉन लगा सकते थे, नहीं तो न्यूरॉन का काम होता है तंत्र की ये सूचनाएं विद्युत संवेदनाओं को ले जाना, ठीक है। तो हम जाएंगे चौथे ऑप्शन के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 69 क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। कौन सा एंजाइम सहायक होता है, लाइपेज। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। ट्राई एज के अनुसार पीला रंग रोगी के किस अवस्था को दर्शाता है। तो पीला रंग कम गंभीर अवस्था को दर्शाता है, यानी पीला रंग है तो रोगी की गंभीर अवस्था कम है, यानी वो मरने वाला नहीं है, उसका उपचार करना चाहिए। कम गंभीर अवस्था को पीला दिखाता है, अधिक गंभीर को लाल दिखाता है। प्राथमिक चिकित्सा किट के अंतर्गत आते हैं पट्टी, कीटाणुनाशक लोशन, दर्द निवारक, यानी सारी चीज़ें आते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या होगा, पट्टी होगी, कीटाणुनाशक लोशन, दर्द निवारक औषधि होगी, यानी उपरोक्त सभी। चौथा नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। सनबर्न उत्पन्न करता है, यानी धूप में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो क्या होता है, त्वचा का कालापन। त्वचा कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। हम लोग कपड़े पहनते हैं, अगर हाफ कपड़ा पहन लेते हैं तो जितने में धूप पड़ती है तो उतनी त्वचा कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सनबर्न। अब रेबीज किस कारण होता है, अभी बता चुके हैं, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा प्रकार एड्स से बचाता है। कंडोम का प्रयोग, जीवाणु रहित सुई का प्रयोग, एक ही साथी के साथ संबंध, यानी ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एड्स से बचाती हैं। चाहे कंडोम का प्रयोग भी हो, जीवाणु रहित सुई यानी संक्रमित सुई ना हो, और एक ही साथी के साथ संबंध बनाने से एड्स से बचा जा सकता है। अब उसके बाद निकोटीन एक ड्रग है जो प्राप्त होती है। आम से निकोटीन एक ड्रग है, ठीक है। तो वैसे ड्रग ना बोल के यहाँ पे बोल दें निकोटीन एक नशीला पदार्थ है। तो यानी ये कहाँ पाया जाता है, तम्बाकू में पाया जाता है। तो ये किस पौधे से प्राप्त होगा, तम्बाकू के पौधे से। निकोटीन किससे प्राप्त होगा, तम्बाकू के
पौधे से, क्योंकि तम्बाकू को निकोटीन भी बोल देते हैं। अब अगले आप क्वेश्चन पे आते हैं 76 रेड क्रॉस संस्था क्या करती है? एक रेड क्रॉस संस्था होती है जो क्या करती है, आपातकालीन आपदा में सहायता करती है। रेड क्रॉस क्या करती है? आपातकालीन सहायता करती है। यातायात से कोई मतलब ही नहीं है रेड क्रॉस का, आपातकालीन आपदा में सहायता करती है। ठीक है, अब उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक कौन है? प्राथमिक चिकित्सा एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, ये फिजिक्स संबंधित, न्यूटन भी फिजिक्स से हैं, डार्विन बायोलॉजी से हैं। तो यानी फ्रेडरिक स्मार्च जो हैं वो प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित हैं। फ्रेडरिक स्मार्च प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा संवेदी अंग सूंघने का काम नाक करती है? छोटे बच्चे भी बता देंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, सूंघने के लिए कौन सा संवेदी? नाक होती है। अब कौन सा विषाणु एड्स उत्पन्न करता है? यानी HIV। कौन सा करता है? HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खाद्य विषाक्तता किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फंगस के द्वारा, यानी सभी के द्वारा। यानी बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो चाहे विषाणु हो, ये सब क्या करते हैं? खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करते हैं, खाने को संक्रमित कर देते हैं। बिना काटे रस्सी को छोटा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सब बिना काटे, यानी रस्सी को अगर काटे ना और उसको छोटा कर दें तो इसमें कौन सी गांठ लगाते हैं, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि इसमें कौन सी गांठ लगाएंगे। सॉरी, बिना काटे रस्सी को छोटा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी गांठ, पोलोमैन गांठ, कंस्ट्रक्शन गांठ, बाउलिन गांठ, सिप सैप गांठ। तो कौन सी गांठ करेंगे? सिप सैप गांठ का प्रयोग करेंगे रस्सी को छोटा करने के लिए। यानी रस्सी को काटना नहीं है, सिप सैप गांठ मार के इसको क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे। कौन सी गांठ मारेंगे? सिप सैप गांठ। अब उसके बाद आते हैं, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे क्या 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड ना। और 1 मिनट, हाँ ठीक है, वो केल्विन में होगा। कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फारेनहाइट में पूछते हैं तो 98.4 फारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरों को चोट पहुंचाता है कहलाता है परपिंडक। क्या कहलाता है? परपिंडक। जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाएगा वो परपिंडक कहलाएगा। अब उसके बाद मार्फिन का प्रयोग किया जाता है दर्द में आराम के लिए। मार्फिन का प्रयोग काहे में किया जाता है? दर्द में आराम के लिए। मार्फिन जो होता है ये दर्द निवारक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने पर इसका यूज़ किया जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति का IQ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली व्यक्ति का IQ कितना होता है? IQ लेवल जो होता है वो 140 के ऊपर होता है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, इंटेलिजेंट्स व्यक्ति होते हैं, उनका IQ कितना होता है? 140 से ऊपर होता है। ठीक है, जीनियस। अब उसके बाद आते हैं, अब असामान्य अनियंत्रित तरीके से खाना कहलाता है। असामान्य तरीके से अगर खाना खाओगे तो उसे गाँव की भाषा में ठूस ठूस के खा रहे हैं, मतलब सामान्य तरीका नहीं है, ज़बरदस्ती खा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? ठूस ठूस कर खाना कहलाएगा। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं 87। यदि बच्चा प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, सामाजिक नहीं है और आँख नहीं मिला रहा है तो यह कौन सा रोग होगा? यानी आत्म केंद्रित होगा। कैसा होगा? आत्म केंद्रित होगा। ये क्या करता है? ना आँख मिला पाता है किसी से, ना सामाजिक है, ना बोल पाता है सही से, समाज में नहीं रहता, तो उसे बच्चों क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रित या ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म इंग्लिश में होता है आप केंद्रित। ठीक है, अब उसके बाद यदि किसी व्यक्ति में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, यह दर्शाता है कि नकारात्मक विचार आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्रेशन में, यानी अवसाद हो जाएगा उसे। डिप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवसाद। घूमना, थकान, याददाश्त, ये कुछ नहीं होगा। अगर उसमें नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो अवसाद या डिप्रेशन में चला जाएगा। मनुष्य में डिंब वाहिनी बटी होती है। डिंब वाहिनी को इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन नलिका। डिंब वाहिनी को क्या बोलते हैं? फैलोपियन नलिका। यानी मानव में फैलोपियन नलिका कितने भागों में बटी होती है? तो मानव में फैलोपियन नलिका 4 भागों में बटी होती है।
किसमें बंटी होती है? 4 भागों में, और फैलोपियन नलिका से ही निषेचन प्रारंभ होता है, याद रखना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? बोमेन कैप्सूल हृदय में, यकृत में, फेफड़े में, गुदा और वृक्क में। तो बोमेन कैप्सूल जो होता है ये तुम्हारा गुर्दा में पाया जाता है, गुर्दा या वक्र बोल सकते हैं, किडनी बोल सकते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? बोमेन कैप्सूल, यानी ऑप्शन नंबर डी। शरीर के जले हुए भाग को सर्वप्रथम उपचारित करते हैं। जले हुए भाग को सर्वप्रथम क्या करेंगे? गर्म पानी? बिल्कुल नहीं, जले ऐसे हैं तो गर्म डालेंगे तो और जल जाएंगे, यानी ठंडे पानी से। क्या करते हैं? ठंडे पानी से धुलते हैं। जले हुए भाग को कहाँ से धुलेंगे? ठंडे पानी से धुलेंगे। निम्न में से कौन सा सदमे का लक्षण नहीं है? कौन सा सदमे का नहीं, शॉक का लक्षण नहीं है? त्वचा का ठंडा होना, बिल्कुल हो जाता है। हृदय धड़कना तेज होना, खुशी महसूस करना। सदमा में कोई खुशी महसूस नहीं करता है, ठीक है। मुंह सूखना, ये सारी सदमे में होते हैं। त्वचा का ठंडा होना, हृदय धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखता है, ठीक है। खुशी महसूस नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है यातायात अवरोध, प्रदूषण, भूकंप, वनों की कटाई। यातायात मानव द्वारा होता है, प्रदूषण मानव द्वारा होता है, और वनों कटाई भी मानव द्वारा होती है। प्राकृतिक आपदा क्या होगी? भूकंप। ऑप्शन नंबर सी, भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कार्निया एक भाग है नेत्र का। कार्निया कहाँ होता है? नेत्र में होता है। नेत्र ऑप्शन है आँख है, आँख का, ठीक है। तो आँख का ऑप्शन कहाँ है? कार्निया। कार्निया कहाँ होता है? आँख में होता है। स्त्रियों में प्रतिमाह होने वाली एक प्रक्रिया है मासिक धर्म। स्त्रियों में प्रतिमाह क्या होता है? मासिक धर्म, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, अथर्व चक्र भी बोलते हैं। यौन संचारित रोग है। मलेरिया मच्छर से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, सैल्मोनेला टाइफी। जुखाम जो होता है, ये जुखाम तुम्हारा वायरल होता है। और एड्स का होता है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या है? एड्स है। नर हार्मोन होता है एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं, एंड्रोजन। उपरोक्त से एंड्रोजन जो होता है ये नर हार्मोन होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन भी मादा में होता है, मगर एंड्रोजन क्या होता है? नर हार्मोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, मास्टर ग्रंथि को कहते हैं, यानी प्यूटिटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो प्यूटिटरी या पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग होता है प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की कमी, आयोडीन की कमी। तो घेंघा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 100, इंसुलिन। इंसुलिन है एंजाइम, विटामिन, लिपिड, हार्मोन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो इंसुलिन से क्या होता है? ग्लूकोज को नियंत्रित करता है बॉडी में, और ये क्या है? एक हार्मोन। इसी के साथ आप लोगों के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों ने इतने क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दिए हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, और एक बात पूरा वीडियो अवश्य देखें। आप लोगों को आगे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी। इस क्वेश्चन के कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें फंसेंगे ही, 2-4 क्वेश्चन तो हर पेपर में फंसेंगे। और ऐसे ही आपने वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। जय हिंद।